नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनसीएफ और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्र पाठचर्या रूपरेखा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में कि एनसीएफ 2005 है क्या और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जिसके बारे में इस एनसीएफ में चर्चा की गई है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एनसीएफ की बात करते हैं कि एनसीएफ है क्या। तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में कहते हैं राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा। रूपरेखा फ्रेमवर्क मतलब क्या है कि नेशनल लेवल पर किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, एक देश में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको किस तरह से तैयार करना है कि जो कंट्री की जो नीड है उसको पूरा किया जा सके, क्या पढ़ाना है बच्चों को। तो इन चीजों की चर्चा किसमें की जाती है, एनसीएफ में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। अगर बच्चा स्कूल लेवल पे है तो प्राइमरी लेवल पे उनको क्या पढ़ाया जाए, क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कॉलेज लेवल पे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। तो इन सभी का एक फ्रेमवर्क जो होता है, एक दिशा निर्देश होता है, एक जो गाइडलाइंस होती है वो एनसीएफ में होती है। एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पता चलता है कि भाई कंट्री की नीड को ध्यान में रखकर बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाए, बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाए, क्या क्या सिखाया जाए, किन किन मेथड्स का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे टीचर्स के लिए भी गाइडलाइंस होती है कि उनको बच्चों को पढ़ाना कैसे है, किन किन विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करवा सकते हैं, तो क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, किस तरह से उन सब्जेक्ट को पढ़ाना है। ये सारी की सारी गाइडलाइंस हमें एनसीएफ में मिलती है। द एनसीएफ हैज बीन रिवाइज 4 टाइम्स, की आजादी के बाद भारत में जो एनसीएफ है इस 4 टाइम 4 बार रिवाइज हो चुका है, इसमें संशोधन हो चुका है। तो सबसे पहला जो एनसीएफ आया था 1975 में, उसके बाद सेकंड जो 1988, फिर 2000, फिर 2005। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे 2005 की बात करेंगे, उसके बाद 2020 में एनईपी 2020 आया और उसके बाद एनसीएफ 2023 जिसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। और जब ये एनसीएफ जो पूरी बनकर रेडी हो जाएगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम एनसीएफ 2005 की बात करेंगे। और भारत में अभी वर्तमान समय में जो फॉलो किया जा रहा है एनसीएफ, कौन सा फॉलो किया जा रहा है, 2005 का। इंडिया इज करंटली फॉलोइंग द एनसीएफ पब्लिश इन 2005। अब हम एनसीएफ 2005 की बात करते हैं। इट वॉज पब्लिश इन इंडिया बाय एनसीईआरटी इन 2005, किसको 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया। एनसीएफ 2005 एनकरेजेस होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, की जो एनसीएफ 2005 है बच्चों के समग्र विकास पर, संपूर्ण जो विकास है उसको प्रोत्साहित करता है। और इसका उदाहरण रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध था सभ्यता और प्रगति, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, वहां से इसको लिया गया। It was formed under the chairmanship of Professor यशपाल on the initiative of the Ministry of Human Resource Development। तो आज के टाइम में एनईपी 2020 के बाद तो नाम क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नहीं तो पहले इसको क्या कहा जाता था, पहले इसको कहा जाता था एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो उसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, तो उनकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। यह पाठचर्या भारत में विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में काम करता है। चाहे हम किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, किस तरह की बुक्स होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, तो सारी की सारी जो गाइडलाइंस है हमें एनसीएफ 2005 में मिलती है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। तो जैसे आप सबको पता है कि हमारे देश में 22 लैंग्वेजेस, ऐसी भाषाएं, 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और एनसीएफ 2005 को इन सभी भाषाओं में क्या किया गया, अनुवाद किया गया, इसका ट्रांसलेशन किया गया। एनसीएफ 2005 डिस्कसेस ईच स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि एनसीएफ 2005 में विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर
मतलब प्रत्येक जो स्तर है उसकी चर्चा की गई है। कौन कौन से स्तर हैं? प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। तो विद्यालय शिक्षा के जो अलग अलग जो स्तर हैं उन सभी की चर्चा एनसीएफ 2005 में की गई है। इट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच हैज 5 चैप्टर। की अगर एनसीएफ 2005 की बात करें तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं, 5 अध्याय हैं। कौन कौन से? पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य पहला। दूसरा है लर्निंग एंड नॉलेज, सीखना व ज्ञान। तीसरा इसका जो चैप्टर है एरियाज ऑफ करिकुलम, पाठचर्या के क्षेत्र। चौथा जो है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट, विद्यालय व कक्षा का वातावरण। और इसका जो लास्ट चैप्टर है सिस्टमेटिक रिफॉर्म, व्यवस्थागत सुधार। तो एक एक के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में, पर्सपेक्टिव के बारे में, इस अध्याय में स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में किए गए शैक्षिक प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। कि इन दिस चैप्टर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एजुकेशनल एफर्ट्स मेड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा की दिशा में क्या क्या प्रयास हुए उसका जिक्र हमें पहले चैप्टर में मिलता है। अगर हम सेकेंड चैप्टर की बात करें, लर्निंग एंड नॉलेज की, सीखना और ज्ञान की बात करें, द एनसीएफ रिकॉग्नाइज कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ टाइमली थ्योरी ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। कि एनसीएफ में क्या बात की गई है कि निर्वाणवाद को विद्यार्थियों के सीखने का सामयिक सिद्धांत माना गया। कि बच्चों को जो भी सिखाया जाए कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस होना चाहिए। कि बच्चों को सिर्फ रटाना नहीं है बल्कि इस तरह से सिखाना है कि बच्चे अपने नॉलेज को खुद से क्रिएट करें, अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करें। फिर अगर थर्ड चैप्टर की बात करें, एरियाज ऑफ द करिकुलम, की पाठचर्या के क्षेत्र, तो वेरियस टॉपिक ऑफ द करिकुलम हैव बीन डिस्कस इन द चैप्टर। की इस चैप्टर में कि अलग अलग स्टेज, जैसे हमने बात की प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, तो अलग अलग स्टेज, किस स्टेज पर क्या क्या सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए, तो ये सारी चर्चा इसमें की गई है। उसके बाद अगर हम चैप्टर 4 की बात करें, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट, ठीक है, कि विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, कि विद्यालय किस तरह का होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्लासरूम कैसे होनी चाहिए, क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी की सारी बात जो है चैप्टर 4 में की गई है। इस अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण का समावेशी एवं प्रजातांत्रिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। कि किस तरह का विद्यालय होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्लासरूम क्या होना, किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सारी की सारी जो बात है चैप्टर 4 में की गई है। उसके बाद अगर हम चैप्टर 5 की बात करें, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, व्यवस्थागत सुधार, तो इस अध्याय में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु परिचर्चा की गई है। कि इन दिस चैप्टर डिस्कशन हैज बीन डन फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी इन एजुकेशन, की एजुकेशन में क्वालिटी कैसी लाई जाए, तो इस पर एक विस्तृत चर्चा की गई है चैप्टर 5 में। फिर अगर की फॉर्मूला ऑफ एनसीएफ, की एनसीएफ 2005 का जो की फॉर्मूला क्या है, जो प्रमुख सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, की बोझ रहित अधिगम, कि बच्चों को सिखाया जाए, उनको समझाया जाए, बताया जाए, उनकी जो नॉलेज है बच्चों को मौका दिया जाए कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करें, खुद से निर्माण करें। तो जो लर्निंग होनी चाहिए वो जो भी बोझ है, जो भी बर्डन है उससे रहित होना चाहिए। लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ रहित अधिगम, यही इसका एनसीएफ 2005 का की फॉर्मूला है, तो इसको आप याद रखना। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ 2005 की इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? टू मेक लर्निंग अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस शुड बी इम्पार्टेड, कि एक आनंददायक अनुभव के रूप में शिक्षा प्रदान करना, की शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए तो एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, आनंददायक अनुभव होना चाहिए। कोई बोझ की तरह बच्चों को ना सिखाया जाए बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बच्चों को सिखाया जाए। बच्चा सीखते समय खुशी महसूस करे, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को बताया जाए। तो लर्निंग जो होना चाहिए ये फन के थ्रू होना चाहिए, ना कि बर्डन के द्वारा। टू कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन, की परीक्षा के तनाव से बच्चों को दूर रखना। टू एनकरेज द इंडिविजुअल टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, की आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करना। कि बच्चों में जो आत्मनिर्भरता की जो भावना है उसको विकसित करना, इस तरह का जो करिकुलम होना चाहिए। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ नॉन वायलेंस एंड यूनिटी इन द सोसाइटी, की समाज में अहिंसा और एकता की भावना को विकसित करना।
तो डेवलप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इन एजुकेशन की शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करना। क्योंकि इससे पहले का जो एनसीएफ 2005 से पहले का 2000 में जो आया था, उसमें वो सब्जेक्ट सेंटर्ड था और उससे पहले का टीचर सेंटर्ड होता था। लेकिन इसमें कहा गया कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि सभी को भेद रहित एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान करना। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें कि एनसीएफ 2005 का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, मुख्य सिद्धांत कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आउटसाइड स्कूल, कि ज्ञान को सिर्फ विद्यालय तक नहीं बल्कि बच्चे का विद्यालय के बाहर जो जीवन है, जो एक्सपीरियंस है, उससे जोड़ा जाए, ताकि बच्चा क्लास में जो कुछ सीखेगा अगर उसको अपनी लाइफ से रिलेट करेगा तभी तो और अच्छे से सीखेगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ज्ञान को बच्चों की जो डेली लाइफ है उससे जोड़कर बच्चों को पढ़ाना, बताना। एंश्योरिंग डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेस रेदर देन रोट मेथड, की सिर्फ रटने की जगह पे जो पढ़ाई की जो और तरीके हैं, जो मेथड से सबका प्रयोग करना, एक्टिविटी के थ्रू सिखाना, एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को सिखाना, तो सिर्फ जो रोट मेथड है उसके स्थान पर जो और जो नए नए अप्रोचेस है, मेथड से उसका यूज करना। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, कि इनहेंसिंग द करिकुलम टू ऑफर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो सिर्फ पाठ पुस्तक पर केंद्रित ना रहे बल्कि इसमें जो बच्चों का अपना डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस उस पर भी आधारित होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 का जो एनसीएफ था वो जो टेक्स्ट बुक है, जो सब्जेक्ट है, उस पर सेंटर्ड था। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि ज्ञान सिर्फ पाठ पुस्तक तक सीमित ना रह जाए, बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखें, अपनी डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बच्चों को सिखाया जाए। तो जो नॉलेज है सिर्फ टेक्स्ट बुक तक नहीं होना चाहिए, उससे भी बियॉन्ड होना चाहिए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए तथा इसे लचीला बनाया जाए। इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लास स्कूल लाइफ, की कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए और जो भी है इसको और लचीला बनाया जाए, ताकि किसी बच्चा जो है वो अपना खुशी खुशी चीजों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से चीजों को सीखे। फ्लेक्सिबल होगा तो सीखने में आसानी होगी। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मिलित हो। तो इस तरह से बच्चों को सिखाना, इस तरह से बच्चों को बताना कि जो प्रजातांत्रिक मूल्य है वो उसके बारे में बच्चों को पता चले, और जो बच्चों की जो हमारा जो देश की जो चिंताएं हैं, जो इशू है, जो चैलेंजेस है, उसके बारे में बच्चों को पता चले और बच्चा इन चीजों से अवेयर हो। तो इस तरह से बच्चों को सिखाना, इस तरह का कंटेंट देना, इस तरह की जो नॉलेज है बच्चों में डेवलप करना, उनकी डेली लाइफ से जोड़कर। फिर सब्जेक्ट एरियाज ऑफ एनसीएफ 2005 के एनसीएफ 2005 के विषय क्षेत्र की बात करें तो अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें कि प्राइमरी लेवल पे क्या क्या बताया गया, क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो मदर टंग, मैथमेटिक्स गणित, इंग्लिश, एनवायरमेंट स्टडी ईवीएस जिसको हम कहते हैं, आर्ट, हेल्थ एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, तो ये सारी जो चीजें हैं बच्चों को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई जाए। और फिर अगर हम बात करें अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी का मतलब है कि क्लास 6 से लेकर 8 क्लास, ठीक है। तो इस लेवल पे बच्चों को मदर टंग, इंग्लिश, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में भाषाएं जो हो सकती हैं वो कोई भी, जो हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, ऊपर की 2 भाषाओं को छोड़कर पंजाबी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, तमिल तेलुगु हो सकती है, बंगाली हो सकती है, तो इनको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कहा गया है। तो एक तरह से देखें तो अपर प्राइमरी लेवल 6 से लेकर 8 क्लास तक यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की जा रही है कि बच्चों को 3 भाषाएं सिखाई जाए। बहुत जगह जो है तीसरी भाषा के रूप में बच्चों को संस्कृत भी बताई जाती है। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट, कंप्यूटर एजुकेशन, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं बच्चों को अपर प्राइमरी लेवल पे या लोअर सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाई जाए। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी लेवल की बात करें, मतलब है क्लास 9 to 10, तो मदर टंग, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर एजुकेशन है, सारे सब्जेक्ट बच्चों को सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाए जाएं। और इसके अलावा अगर हम हायर सेकेंडरी मतलब 11th 12th क्लास की बात करें तो
जैसे आप सबको पता है कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम होती हैं। तो अगर हम आर्ट स्ट्रीम की बात करें तो मदर टंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाए। कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे भी मदर टंग है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, टाइपिंग, बिजनेस, ये सारी बात कही गई थी कि कॉमर्स में ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जा सकती हैं। इसके अलावा साइंस अगर सेक्शन की बात करें, स्ट्रीम की बात करें तो मदर टंग, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें साइंस स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ाई जाए। खैर अब 2000 जो 20 का एनईपी है और अब जो एनसीएफ जो बनेगा, तो इसमें तो ये जो सारी जो स्ट्रीम है इसको खत्म ही कर दिया गया है, लेकिन 2005 में ये स्ट्रीम बताई गई थी और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं बच्चों को पढ़ाए जाएं, तो उस पर चर्चा की गई थी। उसके बाद अगर हम इसके रिकमेंडेशन की बात करें, एनसीएफ 2005 की जो मुख्य सुझाव है, सिफारिशें कौन कौन सी हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, कि बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है उनकी मदर टंग में दी जाए। इसके अलावा शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। तो जो अगर हम टीचिंग फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहली चीज है कि नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन का मतलब है कि क्लास में जाओ तो बच्चों से पहले वो क्वेश्चन पूछो जो बच्चों को आता हो, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट लर्निंग की तरफ हो, पढ़ाई की तरफ बन सके। और उसके बाद फिर बच्चों से वो क्वेश्चन पूछो जो उनको नहीं आता हो। ठीक है, तो जो भी अप्रोच होनी चाहिए नॉन टू अननोन होनी चाहिए। क्लास में जाते ही बच्चों से ऐसे क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन पूछने लोगों जो बच्चों को पता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में डर पैदा होगा। ठीक है, उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए इसमें सुझाव दिया गया है कि बच्चों से पहले आप वो क्वेश्चन पूछो जो बच्चों को आता हो, उनके डेली लाइफ से रिलेटेड, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगे। फिर उनसे वो पूछो जो उनको नहीं पता हो। ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कि बच्चों से चीजें पहले क्या पूछो, मूर्त से अमूर्त की ओर, या ज्ञात से अज्ञात, जो बच्चों को पहले पता हो वो पूछो, फिर जो नहीं पता हो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ो। उसके बाद वैल्यू शुड बी इनकलकेटेड बाय गिविंग अ गुड एनवायरनमेंट, नॉट बाय प्रीचिंग, कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, बच्चों को अच्छी बातें उपदेश देकर नहीं, बल्कि एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर स्थापित किया जा सकता है। आप बच्चों से बोलो, एज ए टीचर आप बच्चों से बोलो कि भाई झूठ बोलना पाप है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है, लेकिन आप खुद झूठ बोल रहे हो तो क्या सिखाओगे। इसलिए उनको उपदेश देकर नहीं, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ क्लास का, स्कूल का, जहां पे बच्चा देखकर चीजों को सीखे। टू प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन इन द स्कूल, कि बच्चों को विद्यालय में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। टू प्रमोट पीस एजुकेशन, की शांति शिक्षा को बढ़ावा देना। पढ़ने लिखने के लिए बुनियादी भौतिक संसाधनों की कमी को पूरा किया जाए, कि पढ़ने लिखने में जो भी नेसेसरी जो चीजें हैं, जो सामान है, वो स्कूल में, क्लासरूम में उपलब्ध कराए जाएं। द बर्डन ऑफ द स्कूल बैग शुड बी रिड्यूस, कि बस्ते का बोझ कम किया जाए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉलेज, की सिर्फ जो सूचना है उसको अपने आप में ज्ञान ना माना जाए, सूचना को सूचना तक रहने दिया जाए। और ज्ञान की बात करें तो उसके लिए बच्चों को खुद से एफर्ट्स करने का मौका दिया जाए, कि बच्चा अपने खुद के परिश्रम से, खुद की मेहनत से, खुद के रिसर्च से ज्ञान तक खुद पहुंचे। तो सूचना को ज्ञान ना माना जाए। द करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग इन माइंड द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि पाठचर्या का निर्माण बालक के जो चहुमुखी विकास है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसको ध्यान में रखकर किया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी अडॉप्टेड इन द स्कूल, कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा को अपनाया जाए। टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट, कि सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, ताकि बच्चा चाहे शारीरिक रूप से ठीक हो नहीं हो, लेकिन सभी एक ही स्कूल में पढ़ सकें, साथ में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, साथ में पढ़ें, साथ में सीखें। तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। इसके अलावा विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो, और किसी तरह का कोई फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को ना दिया जाए। फिजिकल पनिशमेंट जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। इमेजिनेशन एंड ओरिजिनल राइटिंग शुड बी इनकरेज एज मच एज पॉसिबल, कि कल्पना तथा मौलिक लेखन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। कि बच्चों को मौलिक लेखन क्या होता है, कि बच्चा खुद से चीजों को सोचेगा, खुद से लिखेगा। अगर आप बच्चों से मान लो कहो कि भाई तुम गाइड में से देख के लिख के लाओ, तो मौलिक लेखन थोड़ा ना होगा। मौलिक लेखन क्या होगा, कि बच्चा जो बच्चे ने एक्सपीरियंस किया हो, मान ले बच्चा जो है उसने कोई एक्सीडेंट देखा हो, कहीं घूमने गया हो, तो उसको जो भी चीजें उसने वहां पे देखी हो, तो बच्चा खुद से सोच कर लिखे,
खुद से इमेजिन करके लिखे तो ये मौलिक लेखन होगा। नकल को हम मौलिक लेखन नहीं कहेंगे। मौलिक लेखन जो बच्चा खुद से सोच कर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर खुद से समझ कर कल्पना करके लिखे। इन द टाइम टेबल स्टूडेंट गेट इनफ लेजर एंड टाइम एंड प्ले टाइम की समय सारणी जो भी विद्यालय की, उसमें बच्चों को पर्याप्त अवकाश और खेलने का समय मिले। सिर्फ पढ़ाई बुक्स के बोझ से उसको दबा ना जाए, बल्कि खेलने का भी उसको खाली ऐसा टाइम दिया जाए कि बच्चा जब स्ट्रेस हो तो अपना स्पोर्ट्स के थ्रू वो स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं खत्म हो सके। तो लेजर टाइम एंड प्ले टाइम का भी मौका दिया जाए। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस की व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को महत्व दिया जाए। और इनोवेशन शुड बी इनकरेज इन एजुकेशन की शिक्षा में नवाचार नएपन को बढ़ावा दिया जाए। और अगर हम बात करें कि एनसीएफ 2005 में इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर क्या क्या सेशन दिए गए तो उसको भी हम जान लेते हैं कि एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। एनईपी 2005 जो है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह विद्यालय को एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां सभी बच्चे, चाहे कोई किसी भी कास्ट से हो, किसी भी एरिया से हो, शरीर से ठीक हो ना हो, सभी बच्चे एजुकेशन में भाग लें और सभी को सीखें। तो इसलिए एनसीएफ 2005 इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोत्साहित करता है। नॉट टू एड्रेस स्टूडेंट और ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबल और डिसेबल वर्ड, कि विद्यार्थियों को या विद्यार्थी समूह है उन्हें अपंग, विकलांग, निर्योग इस तरह से संबोधित ना किया जाए। किससे? क्योंकि इससे उनका मनोबल गिरता है, उससे वो डिमोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे शब्दों से उनको संबोधित ना किया जाए। डिफरेंस अमंग स्टूडेंट शुड नॉट बी सीन एज अ प्रॉब्लम बट एज अ हेल्पफुल रिसोर्स फॉर लर्निंग, कि बच्चों के बीच में जो डिफरेंस है, जो मतभेद, उसको समस्या के रूप में ना देखा जाए बल्कि एक संसाधन के रूप में देखा जाए। बच्चे अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो समस्या नहीं है, बल्कि एक संसाधन के रूप में हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि बताओ ये शब्द है, इसको अलग अलग जगह पे क्या क्या बोलते हैं, किस तरह से अलग अलग जो एरिया है उनका क्या कल्चर है, क्या खान पान है। तो ये डिफरेंस जो है इससे बच्चों को सिखाया जाए, ना कि इसको एक प्रॉब्लम के रूप में समझा जाए, इसको एक रिसोर्स के रूप में समझा जाए। अरेंजिंग एडुकेट टीचिंग मटेरियल फॉर द स्टूडेंट इन द क्लास, की कक्षा में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त जो सामग्री है उसकी व्यवस्था करना। इसके अलावा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। और पाठचर्या में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त अवसर, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा ज्यादा उपलब्ध हो, ताकि वे अध्ययन में सफलता पा सकें और अपनी जो संभावनाएं हैं, जो उनकी जो काबिलियत है, उसका पूर्ण विकास कर सकें। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना। अब अगर हम इसके समरी की बात करें, सारांश की बात करें, तो एनसीएफ 2005 प्रेजेंट अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ इंडियन एजुकेशन, कि एनसीएफ 2005 जो था भारतीय शिक्षा की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इन दिस द एम्स ऑफ एजुकेशन, कंटेंट एंड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग हैव बीन डिस्कस्ड। और इसमें कितने चैप्टर हैं? टोटल हमने 5 चैप्टर की बात की। टोटल इसमें 5 चैप्टर हैं, और इन विच द सिलेबस फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 हैज बीन प्रेजेंटेड, की क्लास 1 से लेकर और 12 तक जो है उसको प्रेजेंट किया गया है। क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए बच्चों को, क्या क्या पढ़ाया जाए, इन स्तरों पे कौन सी विषय बच्चों को पढ़ाए जाएं, कैसे पढ़ाए जाएं, इसकी पूरी एक रूपरेखा, जो एक आउटलाइन जो है, एक फ्रेमवर्क जो है इसमें बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने एनसीएफ 2005 के बारे में एक कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको पता चली। तो आप वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।